हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्विज पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सर्वप्रथम इसकी जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी और 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नागरीय सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, हम इसके नाम देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, आमरी, कोटी दीजी, अली मुराद आदि, सभी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित थे। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी और गोदावरी घाटी आदि से। तो बाद में इसका यह नाम अनुपयुक्त हो गया क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित कर रहा है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके सीमा निर्धारण एवं इसके क्षेत्र का विस्तार देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। किस किस में? भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। इस सभ्यता के सर्वाधिक जो पुरास्थल है वो भारत से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक लगभग 1600 किलोमीटर तक हुआ है और उत्तर में इसका विस्तार मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक लगभग 1400 किलोमीटर तक लंबे क्षेत्र में हुआ है। इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर भारत में इस सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एवं जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब, सिंध एवं बालूचिस्तान प्रांत में तथा अफगानिस्तान में हुआ है। सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी के घाटे में पाए गए हैं। अगर किसी एक प्रांत में देखा जाए सबसे ज्यादा पुरास्थल तो वह है गुजरात। इस सभ्यता के पास लगभग 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। तो फ्रेंड्स, अब हम सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, किस वर्ष में वह खोजा गया है, खोजकर्ता का नाम और वहाँ से मिली वस्तुओं आदि के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा के बारे में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। अगर ये वर्तमान में देखा जाए तो ये पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नान गृह, घर में कुआं आदि, शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। और तीसरा प्रमुख स्थल है चौहंदड़ो।
इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित और औद्योगिक शहर है। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। चौथा महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। पांचवा है कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की और वर्तमान में यह राजस्थान घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। और यहाँ से कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ से हल से जुते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड और चूड़ी मिली है। छठवां महत्वपूर्ण स्थल है धोलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और यहाँ से कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ से स्टेडियम मिला है। सातवां महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटदा। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया और वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और आठवां महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। और यहाँ से कौन सी वस्तुएं मिली हैं? यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है और यहाँ के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर मिलते थे। अब हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। यहाँ की सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चबूतराकार खंडों में विभाजित करती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी है। सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, कुएं और कुछ बड़े घर में शौचालय बनाए जाते थे। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य स्थलों में ज्यादातर कच्चे ईंटों का प्रयोग मिलता है। मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। अब हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृत्वात्मक था। सिंधु समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। सिंधु समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग में पुरोहित, वैश्य, शिक्षक, जोशी आदि आते थे। दूसरा है योद्धा वर्ग और तीसरा है व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग। चौथा है श्रमिक वर्ग। सिंधु समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधुवासी जो थे वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध आदि का प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में वे शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर से लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो स्त्रियां होती थी वो स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थी और शॉल जैसे वस्त्र भी ऊपर से धारण किया करती थी। सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग भी करते थे। आभूषण सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे से निर्मित होते थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों और मिट्टी एवं हाथी के दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। मुख्य आभूषण में हार, बाजूबंद और बालपिन, अंगूठी, चूड़ियां आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से सोने का बना हुआ 6 लड़ियों का हार भी प्राप्त हुआ है। सिंधुवासी जो थे वो सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही काजल की डिबिया और सफेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं और चौहंदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं और स्त्रियां विभिन्न प्रकार से अपने बालों को संवारती थी। सिंधुवासी अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला था पूर्ण शवाधान। इसमें मृतकों को कब्र में दफनाया जाता था। दूसरा था आंशिक शवाधान। इसमें मृतक के शरीर को जंगल में वो रख देते थे और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो उसकी हड्डियों को दफना देते थे। और तीसरा था दाह संस्कार। इसमें मृतक के शरीर को जला दिया जाता था।
सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंधुवासी की लोकप्रिय शवाधान प्रणाली पूर्ण शवाधान थी। सिंधुवासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम पुरावेदों ने R37 रखा है। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं और यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है और ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी। और लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से युगल शवाधान के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। अब हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। सिंधुवासी अपनी देवी देवताओं की अनेक रूपों में पूजा करते थे। पहला था पुरुष देवता। सिंधु स्थलों से हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों के अंकन का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सींग युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यह योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है और देवता के दाएं ओर एक हाथी और एक बाघ का चित्र अंकित है तथा बाएं ओर एक गेंडा तथा एक महिष और चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित है। मार्शल ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना है। पौराणिक काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि अनेक नामों से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा से मिलता है। हड़प्पा से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है और इस मुद्रा के दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक रूप माना गया है। दूसरी थी मातृ देवी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी मृण मूर्तियों और मोहरों पर अंकित नारी आकृतियां और अन्य दृश्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे मातृ देवी की उपासना भी करते थे। नारी मृण मूर्तियों के सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृतियां बनी हैं। इनमें कालिक के निशान भी हैं। मैके की मानता है कि इनमें तेल बाती डालकर इनकी पूजा की जाती थी और सभी विद्वान इन मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। मार्शल और हीलर का मत है कि सिंधु देवकुल में मातृ देवी का स्थान सबसे ऊपर रहा होगा। तीसरा है पशु पूजा। सिंधुवासी अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी करते थे और ये देवताओं की काल्पनिक और वास्तविक दोनों रूपों में पशु देवताओं की पूजा करते थे। चौथा था यज्ञ, अग्नि पूजा और पशु बलि। सिंधुवासी यज्ञ और अग्नि की पूजा करते थे और यज्ञों में पशु की बलि भी दी जाती थी। लोथल, कालीबंगा और बनावली से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिससे यज्ञ और अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। कालीबंगा और लोथल की अग्नि वेदिकाओं से पालतू पशुओं की हड्डियां एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पशु बलि से भी परिचित थे। सिंधुवासी का पुनर्जन्म में भी विश्वास था। उनमें अंधविश्वास का भी प्रचलन था। उस समय पर जादू टोना आदि खूब प्रचलित थे, जिससे बचने के लिए वो झाड़ फूक और ताबीज बांधते थे। अब हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधुवासियों की अर्थव्यवस्था पशुपालन, सिंचित कृषि, अधिशेष उत्पादन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। पहला है पशुपालन। कृषि पर निर्भर होने के बावजूद भी जो हड़प्पाई लोग थे वो बहुत सारे पशु पालते थे। इनमें प्रमुख रूप से वे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भैंसा आदि पालते थे। जो सुअर होते थे वो पालतू और जंगली दोनों होते थे। कुत्ता पालतू पशु होता था। इसकी कई नस्लें होती थी। सिंधुवासी ऊंट भी पालते थे। हड़प्पा से गधे का भी साक्ष्य मिला है। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सुरकोटता से अंतिम चरण से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे। सिंधुवासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे वो थे हाथी, बाघ, हिरन, बारहसिंगा, रीछ आदि, लेकिन सिंधुवासी शेर से परिचित नहीं थे। दूसरा था कृषि। सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ हुआ करता था। सिंधुवासी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर महीने में करते थे और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में करते थे।
सिंधुवासी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का जुते हुए खेत के निशान और एक ही खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। सिंधुवासी प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर और कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे और बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। गेहूं की 2 किस्में मिली हैं। पहली है ट्रिटिकम कम्पैक्टम, ये बड़े गेहूं होते थे, और दूसरी है ट्रिटिकम स्फेरोकोम, ये छोटे दाने के गेहूं होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से 6 धारियों वाले जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधुवासी विश्व के कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा है। सिंडोन का अर्थ होता है सिंधुवासियों की उपज। चौथा था व्यापार। सिंधुवासियों का आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में थे। सिंधु सभ्यता की विशेषता वहां के असंख्य छोटे बड़े नगरों की उपस्थिति। सभी सिंधुवासी अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। इस खोज में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दूर तक बस्तियां बसाई थी। इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ गहरे संबंध बनाए थे। हड़प्पा सभ्यता में उद्योग तो विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध नहीं थे। इसलिए सिंधुवासी कच्चे मालों की प्राप्ति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे। चलो अब हम देख लेते हैं कि सिंधुवासी कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे। तो चांदी वो अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे, लेकिन वो मुख्य रूप से चांदी अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। और सोना वो कर्नाटक में स्थित कोलार की खान से प्राप्त करते थे। तांबा वो राजस्थान में स्थित खेतरी तारम खान से प्राप्त करते थे और कुछ तांबा वो ओमान से प्राप्त करते थे। टेन वो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। सेल खड़ी वो बालूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त करते थे। लाजवर्द वो बदख्शां से प्राप्त करते थे। फिरोजा वो खुरासान से प्राप्त करते थे। चट पत्थर वो बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे और लाल रंग वो फारस की खाड़ी में स्थित होमुर्ज से प्राप्त करते थे। देवदारू और शिलाजीत वो हिमालय की पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। 5वां था विदेशी व्यापार। सिंधुवासी का व्यापारिक संबंध अनेक वार्य संस्कृतियों के साथ थे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी में स्थित देशों के साथ। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारी की बस्ती भी मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलमुन, मगन एवं मेलुआ नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों से मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन का समीकरण बहरीन से, मगन का समीकरण मकरान तट से एवं मेलुआ का समीकरण सिंधु क्षेत्र से किया गया है। अतः मेसोपोटामियाई लोग सिंधु क्षेत्र से सूती वस्त्र, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, कार्नेलिया पत्थर के बने मनके आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामिया से मिलती हैं, जिससे पता चलता है इनके आपस में व्यापारिक संबंध थे। सिंधुवासी का मिस्र, फारस की खाड़ी और क्रीट से भी व्यापारिक संबंध थे। 6वां है यातायात। सिंधु काल में स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग के यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी थी। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग से यातायात का मुख्य साधन नाव और जलतोप थे। सिंधु स्थलों से वास्तविक नाव का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड से नाव का चित्र मिला है और लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले हैं। इसी तरह लोथल से डाक यार्ड का साक्ष्य भी मिला है। 7वां है मापतोल। सिंधुवासी मापतोल की इकाइयों से भी परिचित थे। नाप के लिए वे पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सेब का बना हुआ पैमाना, हड़प्पा से तांबे का बना हुआ पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना और कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से बड़ी संख्या में बाट प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मापतोल का मानक रूप मिलता है और जो बाट थे वो पत्थर से बने हुए होते थे और बाट के कई आकार और प्रकार मिले हैं, लेकिन उनमें से घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय था। बड़े बाट 16 के गुणक में मिले हैं, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली पर आधारित थे।
चलो अब हम सिंधु कला के बारे में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ था। पहली है मुद्राएं। सिंधु पुरास्थलों के उत्खनन में अभी तक 2500 से भी अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों, कांचली मिट्टी एवं तांबे की बनी होती थी। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल और देसलपुर से मिली हैं। मुद्राएं जो होती थी वो वर्गाकार, आयताकार, गोल तथा बेलनकार बनाई जाती थी। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेंटीमीटर के वर्ग से बनी होती थी। लोथल से बटन जैसी गोल मुद्रा भी मिली है जो फारस की खाड़ी से लोकप्रिय थी। मुद्राओं में कई प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। सिंधुवासी की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं के चित्रांकन से मिलता है। सिंधु मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन अत्यंत सुंदर है। उन चित्रांकनों में कुबड़ वाला बैल, बाघ, गैंडा, भैंसा के चित्र बहुत ही सुंदर और यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। सिंधु मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का है। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की है। दूसरा है गुड़िया मनका। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मनके मिले हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं और मिट्टी, कांचली मिट्टी, सीप और हाथी के दांत से किया जाता था। चौहुंदड़ों से और लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। तीसरा है मृद भांड। सिंधु स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृद भांड चौक निर्मित होते थे। मृद भांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया जाता था। मृद भांड पर सर्वप्रथम लाल रंग का लेप लगाया जाता था और उसके बाद उसके ऊपर काले रंग से चित्र बनाया जाता था। मृद भांडों पर वनस्पति, जीव जंतु और कुछ मानव आकृतियों के चित्र बनाए जाते थे। चौथा है मूर्ति कला। सिंधु मूर्ति कला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धातु मूर्तियां, दूसरा है प्रस्तर मूर्तियां और तीसरा है मृण मूर्तियां। पांचवा है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि अधिकांश मोहरों पर अंकित है। सिंधु लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त होते रहे होंगे। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है। सिंधु लिपि की दिशा दाएं से बाईं ओर थी। सिंधु स्थलों से ब्रोस्ट्रोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। इस लिपि में दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाईं ओर और फिर दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। हाल में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सिंधु लिपि पढ़ने का दावा भी किया है। सिंधु सभ्यता के लोगों को विज्ञान और तकनीक का भी ज्ञान था। सिंधुवासी कृषि तकनीक में भी अग्रणी थे। खेतों की जुताई के लिए वो हल का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खेतों की जुताई के लिए सिंधुवासी हल का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी बीज बोने के लिए यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिला है। सिंधुवासी विभिन्न फसलों और विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पादन करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधुवासियों ने ही किया था। सिंधुवासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लगभग प्रत्येक घर से कताई बुनाई के लिए 2-3 छेद वाले तकुए प्राप्त हुए हैं। अब हम सिंधु सभ्यता के पतन का कारण देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी, अतः भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाली इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से होना असंभव है। कई इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए बताया है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो और मैके ने चौहुंदड़ो के विनाश का कारण बाढ़ को बताया है और एस.आर. राव ने लोथल नगर के पतन का कारण भोगवा नदी में आई बाढ़ को बताया है। चलो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में थी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो शहरी थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास में थे, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वो 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का होता था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।